म्यूचुअल फंड एज डिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं है। हमें यह दिखना चाहिए गोल क्या है, जरूरत प्रोडक्ट की क्या है। स्मॉल कैप में करते हैं तो एक साथ कभी पैसा ना लगाएं। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दैट्स राइट। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो सब कितना कर दे दिया, तो करीब 22 से 24% भी रिटर्न से ऊपर है। लेकिन मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं होता है। आप एकदम उम्मीद ऐसा ना कर सकते, इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं सोच सकते कि मेरे को हर साल 15% की रिटर्न आएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड के प्रोफेसर कौशिक विधूरी जी। कौशिक साहब 20 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में रहे। ये लक्ष्मी विलास बैंक, आज DSB बैंक, इसके नॉर्थन इंडिया के क्रेडिट मार्केटिंग हेड थे। इन्होंने नौकरी छोड़ा, नौकरी छोड़ने के बाद ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गए। आज हम इनसे बात करेंगे म्यूचुअल फंड किस तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कौन से इंसान के लिए किस तरह का म्यूचुअल फंड जरूरी है। विधूरी साहब, आपका म्यूचुअल फंड की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर, म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं? देखिए, कैटेगरी के हिसाब से म्यूचुअल फंड के काफी सारे कैटेगरी हैं। म्यूचुअल फंड को सेबी ने रिस्क के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है, जिसके अंदर इक्विटी को हाईएस्ट रिस्क प्रोडक्ट और डेट को लोएस्ट रिस्क प्रोडक्ट के हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशंस दी हैं। एक इंडस्ट्री के इस प्रोडक्ट्स को हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो मीडियम हाई रिस्क, ऐसे करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को इस पैरामीटर्स में फ्रॉम ए लो रिस्क टू अ एक्सट्रीमली हाई रिस्क के बीच में उसको डिफाइन किया गया। अगर कोई बच्चा है 18-20 साल का, एक है 25-30 साल का, एक 40 साल का है इंसान और एक 50 साल का है, आप अगर उसको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे तो एक बच्चे को कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, एक बड़े को कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, 25-35 साल वाले को, और एक 40 साल को और 50 साल वाले को म्यूचुअल फंड किस लाइन में जाना चाहिए? विजय जी, म्यूचुअल फंड एज डिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं है जी। तो एक 18 साल के बच्चे की जरूरत और एक 50 ईयर ओल्ड की जरूरत नियरली सिमिलर भी हो सकती है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू द एज, हमें यह दिखना चाहिए गोल क्या है, जरूरत प्रोडक्ट की क्या है। अब इसको मैं थोड़ा डिफाइन कुछ ऐसे कर सकता हूं कि एक 18 ईयर ओल्ड बच्चे के पास अपने म्यूचुअल फंड के पैसों की जरूरत 5 साल भी हो सकती है और 40 साल बाद एट रिटायरमेंट भी हो सकती है। सिमिलरली एक 50 ईयर ओल्ड पर्सन के पास उनके म्यूचुअल फंड की रिटर्नों की जरूरत एट 60 ईयर्स, जब वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तब भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद एट 50 ही इज प्लानिंग फॉर सक्सेशन प्लानिंग। दैट मीन्स मुझे जरूरत नहीं, मेरे बच्चों को भी जरूरत नहीं, शायद मेरे ग्रैंडसन की जरूरत है। सो रिटायरमेंट की उनकी जरूरत है ही नहीं और उनको शायद ये पैसे 40 साल बाद भी चाहिए। इसका मतलब जब भी हम कभी इस मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को चूज करें तो हमें अपनी उम्र नहीं, अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी है, अपना गोल देखना है और हम कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो देखना है। करेक्ट। आपको इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों को सच्चाई के साथ अपने जो आपको ये करने में हेल्प कर रहे हैं, आपके जो MFD हैं, उनको बताना चाहिए। इसी बताने के हिसाब से आपके जो MFDs जो आपको हैंड होल्ड कर रहे हैं, या आप खुद भी अगर डायरेक्ट प्लान्स में लेना चाहते हैं, आपके गोल की रिक्वायरमेंट आपके स्कीम के साथ रिलेट कर पाए। नॉर्मली एक इंसान 3-4 तरह के म्यूचुअल फंड समझता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। हम इन 4 फंड्स की बात करते हैं। स्मॉल कैप फंड क्या हो? स्मॉल कैप वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर 250 कंपनीज के नीचे वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। सेबी की क्लासिफिकेशन के हिसाब से हिंदुस्तान के टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप माना गया है। 101 से लेके
250 तक की कंपनीज को उन्होंने मिड कैप का नाम दिया है और 251 से नीचे की कंपनीज को उन्होंने स्मॉल कैप का नाम लिया है। तो म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप इंडस्ट्री के जो फंड मैनेजर्स हैं वो इंडिया की 250 टॉप कंपनीज को छोड़ के बाकियों में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप के फायदे क्या हैं, रिस्क क्या है, और अगर किसी को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर क्यों नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? जैसा कि मैंने और आपने अभी बताया कि रिस्क इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपिटाइट ऑफ द कस्टमर, उनकी एज के साथ नहीं, उनकी रिस्क को लेने की क्षमता के ऊपर। सबसे छोटी कंपनी का मतलब यह होता है कि उसमें रिस्क प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। छोटी कंपनी होने की वजह से मार्केट के बदलते हुए कंडीशंस की वजह से वो छोटी कंपनी शायद उतना अच्छा लॉज का प्लस सिचुएशन का फायदा नहीं ले पाती, या शायद उन डिफिकल्ट पोजीशंस में कम रह जाएं कंपेयर टू ए लार्ज कैप कंपनी। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोविड के समय जो बड़ी कंपनियां थी उन लोगों के लिए इतनी दिक्कत नहीं थी, उनके पास उनके रिसोर्सेज थे इस मुसीबत के मुश्किल समय को झेलने की। लेकिन जो सबसे छोटी कंपनियां थी उन लोगों को अपने लोगों को सैलरी देना और अपने बिजनेस को बनाए रखने की, वजूद को बनाए रखने तक की डिफिकल्टी थी। लेकिन जो इसमें से रिटर्न निकाल के जो इस समय को झेलते हुए आगे आ गया, उन्होंने बड़ी कंपनी से परसेंटेज रिटर्न्स में जरूर ज्यादा कम, यानी रिस्क हाई है, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हाई है, और उनका समय का होराइजन काफी लंबा होना चाहिए। अगर स्मॉल कैप में करते हैं तो एक साथ कभी पैसा ना लगाएं, स्मॉल कैप में करते हैं तो सिर्फ स्मॉल कैप को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप 10 सालों के लिए सिपिंग करिए, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, सबसे अच्छे मिलेंगे। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि सिप इन ए स्मॉल कैप मींस वेरी लॉन्ग टाइम। 15 साल 10 साल से नीचे स्मॉल कैप में सिप करने की बातों को ज्यादा ना सोचें। 10-15 साल का आपका सिप होना चाहिए, तभी आपके बढ़िया रिटर्न निकल के आएंगे। सेबी की तरफ से एक डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो पुराना रिकॉर्ड है, पुराना रिटर्न का जो रिकॉर्ड है, वो आने वाले टाइम में भी वही रिटर्न दे। पर एक इंडिकेशन जरूर मिल जाता है आपको कि पुराने समय में उसने कितना रिटर्न दिया, उस हिसाब से हमें आगे आने वाले टाइम में कितना रिटर्न मिलेगा। इसी चीज को लेकर के अगर हम बात करें, जो पुराने स्मॉल कैप है जो 10-15 साल से चल रहे हैं, उनका एवरेज रिटर्न क्या रहा है? तो अगर आप 15 साल की किसी भी स्मॉल कैप के किसी अच्छे स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब करीब पीछे की रिटर्न 16% से भी ऊपर की है। मतलब पिछले 10 साल में जो स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो 16% से काफी ज्यादा है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो सब कितना कर दे दिया? तो करीब 22 से 24% भी रिटर्न से ऊपर है। बट अगेन वही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये कोई प्रोजेक्शन नहीं है, आपको इंडिकेशन है कि आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाएगा। सारे पैसों को किसी एक जगह पर कभी नहीं डाला जाता। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको पहले ही दिन ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर रिस्क के ऊपर बात करती है, तो डेफिनेटली इन चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हाँ, वो क्या कहते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दैट्स राइट। मिड कैप फंड क्या होते हैं सर, एक आम आदमी के हिसाब से? इंडिया की सबसे बड़ी 101 से लेके 250 कंपनियों की जो लिस्ट है उनको मिड कैप का नाम दिया गया है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब ये वो कंपनीज हैं जो कि अपने टाइम में स्मॉल कैप से बढ़ती हुई मिड कैप की तरफ आई हैं, और इन फ्यूचर मिड कैप से बढ़ते हुए आप इनको लार्ज कैप में देखने की कोशिश करेंगे। दैट इज द रीजन कि फंड मैनेजर्स इस प्रेफर्ड सेक्टर के अंदर रहना पसंद करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को कुछ प्रूव किया है और आगे की प्रूफ करने के लिए ये रेडी है। इन्हीं की अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें, रिटर्न रिकॉर्ड की बात करें, तो 10-15 साल का इनका कितना का रिटर्न रहा है सर? देखिए, मार्केट्स पिछले 10-15 साल में काफी अच्छी रही हैं। 10-15 सालों का एवरेज रिटर्न हर एक अच्छे फंड्स ने करीब करीब 15-16% से ऊपर के ही दिए हैं। लेकिन मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं होता है। आप एकदम उम्मीद ऐसा ना कर सकते, इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं सोच सकते कि मेरे को हर साल 15% की रिटर्न आएगी। आप ये सोचिए कि मुझे अच्छी रिटर्न, मुझे रिस्क
कम करते हुए स्कीम्स में जाना है, जो रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न का जो रेशियो है वो अच्छा मेंटेन करते हैं, और आपको ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि हमें बेंचमार्क से कुछ ऊपर रिटर्न अगर मिल जाए तो हम खुश हो। लार्ज कैप फंड्स, जो कि कहते हैं कि जिसने भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अपनी वो जर्नी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से शुरू करें। म्यूचुअल फंड के अंदर शायद 60-70% पैसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ही डला होता है, लार्ज कैप में डला होता है। ये वो कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनीज हैं। उन कंपनियों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या उनका बेटर है, क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम आज बहादुरी साहब से पूछते हैं। सर देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनियां 100 हैं वो मेगा कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। अगर आप उन कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को फॉर ए लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो आप करीब करीब श्योर हैं कि आपके पैसे बढ़ते ही हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अगर आप इन कंपनियों को देखें तो ये 12% के आसपास की रिटर्न निकाल चुके हैं, और रिस्क इन प्रोडक्ट्स का मिड कैप और स्मॉल कैप से काफी कम है। एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रोडक्ट मार्केट इनके ऑलरेडी बने हुए होते हैं। साथ में अगर जो कॉम्पिटिटिव चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है, हमेशा चेंजिंग है, लॉज हमेशा बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेशन से लेके हर चीज़ों की पॉलिसीज बदलती रहती हैं, तो ये बड़ी कंपनी होने की वजह से इन टैक्सेशंस को इंटरप्रिटेट करते हुए अपने फायदे में बिजनेस करने को ज़्यादा अच्छा सक्षम है। सर, फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टर, जैसा हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, तो वो पैसों को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाना पड़ता है और उसी में लगाता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप सेबी द्वारा निर्धारित एक बहुत बढ़िया सा एक सेक्शन है जिसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को खरीद सकता है। जरूरत के हिसाब से किसी एक सेक्टर, मान लीजिए स्मॉल कैप को कम करके लार्ज कैप को बढ़ा सकता है, और जरूरत पड़ने पर कुछ लार्ज कैप को लिक्विडेट करके मिड कैप को बढ़ा सकते हैं। इसी को फ्लेक्सी कहते हैं। फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे होता है, और किसी के भी पास अगर सिर्फ एक स्कीम है और वो एक ही स्कीम से ज्यादा वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छे स्कीम्स में माना जाएगा। मैं फिर यहां पर कहूंगा, फ्लेक्सी कैप भी 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है, 1 साल 2 साल के लिए इक्विटी के किसी भी प्रोडक्ट को ना दें। बहादुरी से आपने 3 चीजें आपको बताई। पहली चीज, अगर आपने पैसा लगाना है तो नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको डिफरेंट डिफरेंट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा एलिफेंट कांट डांस, मतलब अगर आप लार्ज कैप में फंड लगाना चाहते हैं तो एलिफेंट की तरह वो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, पर हाँ मार्केट के रिटर्न को बीट करेगा। मार्केट में आपको एफडी का रिटर्न शायद 8% है, इसमें हो सकता है, या ये कहें कि पिछले 10-20 सालों में उसका रिटर्न 12 से ज्यादा ही रहा है। तीसरा, अगर आपको लगता है आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, लास्ट, स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन बहुत ज्यादा है, तो आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से डिस्कस करके, वो आपकी रिस्क एपेटाइट को समझ सकता है, उससे डिस्कस करके आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।